हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उदय शंकर। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपने हार्डवेयर के सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होने वाला है वो एससी हार्डवेयर के वॉल्यूम 5 और वॉल्यूम 5 के लेसन 4 के ऊपर आधारित होगा। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग लेसन 4 से जुड़े हुए तमाम वर्ड्स को कवर करेंगे। ये वर्ड्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आपका ये जो छोटा सा प्रयास होगा हमारे लिए एक बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इसे ग्रुप में शेयर जरूर करें। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और केवल देखिए नहीं, आप पेन पेपर के साथ इसको देखें। जो चीज आपके लिए नया है, जो आपको लगता है कि ये नोट करना चाहिए, आप उसे जरूर नोट कर लें। वीडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर ना देख करके आप इसको अपने कैरियर के लिए कैरियर से रिलेट करके देखें, तो देखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड कैकोफोनस। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है कैकोफोनस। कैकोफोनस क्या होता है? देखिए, कैको एक कैको का मतलब होता है, अगर केवल कैको के बारे में बात करें तो कैको का मतलब होता है बैड, खराब। और फोनस का संबंध आवाज से है। कैकोफोनस क्या होता है कि इसमें कई तरह के साउंड आपस में लड़ते हैं और इसलिए साउंड समझ में नहीं आ पाता है, मिक्स्ड साउंड हो जाते हैं। मान के चलिए कि किसी जगह पर कई लोग बैठे हुए हैं और सभी आपस में बात कर रहे हैं। अगर कोई सुनने वाला होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि सभी एक साथ बोल रहे हैं, उनके आवाज आपस में टकरा रहे हैं। इस अवस्था को हम कैकोफोनस कहते हैं। कैकोफोनस पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? अगर कैकोफोनस की जगह पर हम कौन कौन सा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तो रॉकस, डिस्कोर्डेंट, ये अच्छा वर्ड है। रॉकस और डिस्कोर्डेंट एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है बैड साउंड, है ना, कर्कश आवाज। चलिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हार्मोनियस और स्वीट मधुर। तो कर्कश आवाज का जो अंग्रेजी है वो बढ़िया, आपके पास तीन वर्ड है। एक आपके पास कैकोफोनस है, आप इसके लिए कर्कश आवाज के लिए रॉकस बोल सकते हैं, आप डिस्कोर्डेंट बोल सकते हैं, और कॉमन वर्ड है लाउड। चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से इसे समझा जाए, कैकोफोनस के यूज को समझा जाए। चलिए, आई वोक अप टू द कैकोफोनस साउंड ऑफ क्रोस, यानी कि कौवे के चीखने से मैं उठ गया। इसका मतलब मोटा मोटी अर्थ ये है। अब बहुत सारे कौवे अचानक बोलने लगे, हो सकता है कि मैं छत पर हूं और बहुत सारे कौवे अचानक बोलने लगे। अब उनका जो आवाज है वो कैकोफोनस है, क्योंकि बैड साउंड वो निकालते हैं। तो कैकोफोनस का इस तरह से यूज है। इसी तरह से आप देखेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत सारे आवाज एक साथ निकलते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या बोल रहा है। तो ये जो हाउस होता है, सदन होता है ना, वो कैकोफोनस होता है। हम लोग अपने भाषा में कहते हैं मछली बाजार। मछली बाजार कहने का तात्पर्य है कि कई लोग एक साथ चिल्लाते हैं, ठीक है ना। तो इस अवस्था को ना कैकोफोनस कहते हैं। कैकोफोनस सराउंडिंग्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई जो हाउस है, जो सदन है, वो क्या कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कैकोफोनस हो जाता है। हम कह सकते हैं कैकोफोनस और क्या क्या कोलोकेशंस हैं कैकोफोनस से, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो हाउस है, हमारा जो सदन है, वो कैकोफोनस हो जाता है। हमारा जो मार्केट है ना, मार्केट में एक साथ कई लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो ये सारे जो जगह होते हैं वो कैकोफोनस होते हैं। चलिए तो बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको कैकोफोनस ढंग से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग मूव करते हैं और वर्ड है कैडावेरस। इसको पढ़ेंगे कैडावेरस। कैडावेरस क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति कैडावेरस है, इसका मतलब है कि वो अत्यंत दुबला है, अत्यंत कमजोर है और मरने की अवस्था में जा चुका है। इतना दुबला और इतना कमजोर है कि वो मरनासन अवस्था में चला गया है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेथली पेल, यानी अत्यंत दुर्बल, अत्यंत दुर्बल। चलिए कॉर्प्स लाइक, लगता है कि लाश की तरह है। कॉर्प्स का मतलब लाश होता है ना, मानो मानो कि एक जिंदा लाश है। चलिए बोनी का मतलब हड्डीदार और इमासिएटेड का भी मतलब होता है हड्डीदार। तो अगर कोई व्यक्ति अगर कैडावेरस है, यानी कि वो अत्यंत दुबला है, अत्यंत कमजोर है ना, मरनासन अवस्था में वो जा चुका है। चलिए इसका हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है अत्यंत दुबला, मृतक व्यक्ति के समान, अत्यंत कमजोर। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा? इसका एंटो क्या होगा? रोजी, प्लम, मतलब हुष्ट पुष्ट। चलिए कैडावेरस के यूज को समझा जाए इस वाक्य से। पर क्या? द ओल्ड मैन वाज कैडावेरस, है ना, जो बूढ़ा आदमी था एक कैडावेरस था, मतलब एकदम ना कंकाल था, अत्यंत कमजोर था, एंड नियरली डेड, और लगभग मरने की अवस्था में चला गया था। एक तो था बहुत कमजोर और मरने की अवस्था में चला गया था। देन द पुलिस फाउंड हिम, जब पुलिस ने उसे खोजा, जब पुलिस ने उसे पाया, है ना, इन द अबैंडन्ड हाउस, एक लावारिस घर में, एक छोड़े हुए घर में, जब पुलिस ने उस बूढ़े आदमी को पाया तो क्या देखा पुलिस? ये व्यक्ति
जो था एकदम कैडावेरस था और वो मतलब कि मृत्यु के नजदीक जा चुका था। एबंडन का मतलब, एबंडन हाउस का मतलब आप समझिए लावारिस घर। एबंडन हाउस का मतलब होता है लावारिस घर। चलिए, तो ये हमारा कैडावेरस क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे चिकैनरी, इसको पढ़ेंगे चिकैनरी, ठीक है ना। इसका उच्चारण जो होगा वो चिकैनरी होगा। चलिए, चिकैनरी का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में कहें तो मीठी मीठी बातों द्वारा लोगों को ठगने की जो कला होती है। बहुत सारे लोग मना अपना काम निकलवाने के लिए किसी से मीठी मीठी बातें बोलते हैं, तो वो जो चीज होता है वो चिकैनरी होता है, ठीक है ना। चिकैनरी का साइनो है ट्रिकरी, आप ट्रिक करते हैं। डिसेप्शन एक तरह से आपका जो चाल चलन है धोखा देने वाला है। तो चलिए, छल कपट है ना, छल कपट इसका सरल भाषा में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होगा छल कपट, है ना, ठगी, है ना, छल कपट या ठगी। मीठी बातों द्वारा लोगों को ठगने की कला को हम लोग कहते हैं चिकैनरी। आप इसे इस सेंटेंस से समझे। चलिए, वो अपना काम करवाने के लिए, है ना, अपना काम करवाने के लिए उसने छल कपट का सहारा लिया, ठीक है। चलिए, तो सहारा लेना, अगर आप कुछ को सहारा के तौर पर लेते तो रिसोर्ट टू बहुत बढ़िया वर्ड है। ये रिसोर्ट टू आपको ना बहुत सारे मतलब एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। रिसोर्ट टू का मतलब होता है सरल भाषा में कहें तो सहारा लेना किसी यूजुअली गलत चीज का, ठीक है ना। आप किसी चीज को अख्तियार करते हैं, सहारा लेते हैं, अपनाते हैं, तो आप उसको रिसोर्ट टू करते हैं। चलिए, उसने किसका सहारा लिया, छल कपट का सहारा लिया। सिंपल पास्ट टेंस में ये वाक्य बन जाएंगे, ही रिसोर्टेड टू चिकैनरी, ठीक है ना। चलिए, टू गेट हिज वर्क डन। देखिए, एक स्ट्रक्चर है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3। इसका हम प्रयोग कब करते हैं, जब हम कोई काम खुद से नहीं करते, किसी से करवाते हैं। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई काम किसी से करवाया जाता है, ठीक है ना। कोई काम किसी से करवाया जाता है। चलिए, कोई कार्य किसी से करवाने के मामले में, किसी से करवाने के मामले में इसका हम इस्तेमाल करते हैं गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3। यही स्ट्रक्चर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। तो गेट इज वर्क डन, इसका मतलब है कि अपना काम करवाने के लिए उसने छल कपट का सहारा लिया। चलिए, एक और सेंटेंस को देखा जाए तो है क्या, सभी प्रकार के राजनीतिक छल कपट, जितनी भी राजनीतिक छल कपट है बंद दरवाजे के पीछे होता है। ये तो जग जाहिर है कि जितनी भी तरह के छल कपट वाली बातें होती हैं वो बंद कमरे के पीछे होती है। चलिए, क्या इसको कैसे कहा जाएगा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल चिकैनरी। जितने भी शॉर्ट्स का मतलब प्रकार, शॉर्ट्स का मतलब आप क्या समझेंगे, प्रकार समझेंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रकार के पॉलिटिकल चिकैनरी हैं वो ऑन बिहाइंड क्लोज डोर्स, वो सभी बंद दरवाजे के पीछे होते हैं। तो बच्चों, ये चिकैनरी का मतलब ये रहा। चलिए, हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन, व्हाट इज सर्कमलोक्यूशन, सर्कमलोक्यूशन का मतलब क्या होता है ना। इसको आप सर्कमफ्रेंस से समझे, है ना, मतलब परिधि को आप ले ले, चारों तरफ घुमा करके, कोई बात को सीधे ना कह करके घुमा कर कहना सर्कमलोक्यूशन होता है। जब आप घुमा कर कहेंगे तो जरूरत से ज्यादा आप वर्ड बोलेंगे। कोई चीज सीधे कहने के बजाय यदि आप उसे घुमा कर बोलते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जरूरत से ज्यादा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब इसका साइन तो बहुत बढ़िया है ना, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक ही बात को बार बार कहना टोटोलॉजी होता है, अनावश्यक रूप से कहना। अब उसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, वर्बोसिटी, वर्डीनेस, इसके सब साइनो है। इसका मतलब क्या होता है ना, सर्कमलोकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सीधा लिखने अथवा सीधा कहने के बजाय घुमा फिरा कर लिखना या कहना, ठीक है ना। पेचीदा बात इसका एक छोटा सा हिंदी होगा। तो अगर कोई चीज को सर्कमलोकेशन वे में कहा जाता है यानी कि घुमा फिरा कर कहा जाता है। इसको छोटा में अगर कहें तो घुमा फिरा कर कहना या लिखना। चलिए, अब कह रहे क्या, तुम्हें अपने लेखन में पेचीदा बातों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। मतलब तुम्हें कोई बात को घुमा फिरा कर बोलने की आवश्यकता नहीं। चलिए, इसको कैसे कहेंगे, यू शुड अवॉइड, है ना, बचने या बचने के लिए अवॉइड। और अवॉइड के बाद हम लोग ग्रामर क्या जानते हैं, अवॉइड के बाद आने वाले हैं यूजिंग क्यों है, इस बात पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। यूजिंग क्यों है, टू यूज क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, अवॉइड टू यूज, ऐसा क्यों नहीं, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं है ना, ये गलत है, ये पैटर्न गलत है। ऐसा इसलिए नहीं है। अवॉइड एक वर्ब है, पहले आप इसको समझ ले। अवॉइड वर्ब है, अवॉइड का मतलब होता है बचना। अवॉइड एक वर्ब है और इसके बाद आने वाला यदि कोई वर्ब अगर है, यदि इसके बाद कोई यदि वर्ब आता है तो वो V4 में होगा। ये अवॉइड का ग्रामर है। तो चलिए, यू शुड अवॉइड यूजिंग सर्कमलोकेशन इन योर राइटिंग, यानी कि तुम्हें अपने लेखन में टू द पॉइंट बात कहना है, बात को घुमा फिरा कर नहीं कहना है। तो बच्चों, ये सर्कमलोकेशन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए, आते कॉन्डाइन, इसको पढ़ेंगे कॉन्डाइन। कॉन्डाइन एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच में कॉन्डाइन एडजेक्टिव है। कॉन्डाइन का मतलब क्या
सही, उचित। चलिए, डिजर्व, एप्रोप्रिएट, जस्ट और जस्टिफाइड। यदि कोई चीज यदि डिजर्व्ड है तो इसका मतलब वो उचित है ना। चलिए, एप्रोप्रिएट मतलब भी उचित है, जस्ट मतलब भी उचित और जस्टिफाइड मतलब भी उचित। तो उचित सही है ना, इसका उपयुक्त इसका सही हिंदी होगा। जैसे हमें कहना है उपयुक्त सजा, किसी अपराध के लिए दिया गया सही सजा। उपयुक्त सजा के लिए क्या वर्ड है? कंडेम्ड पनिशमेंट। ये बहुत ही समझिए कि ये फेमस कोलोकेशन है। ये जो कंडेम्ड पनिशमेंट है ये टॉप क्लास का कोलोकेशन है। चलिए, एक दूसरे सेंटेंस से कंडेम्ड को समझा जाए। पर क्या यह फिल्म 18 वर्ष के नीचे वालों के लिए सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, उचित नहीं है। कैसे लिखेंगे? दिस मूवी इज नॉट कंडेम्ड। उचित के लिए वर्ड क्या है? कंडेम्ड। फॉर दोज अंडर द एज ऑफ 18, जो 18 से नीचे हैं उनके लिए यह फिल्म कंडेम्ड नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। वर्ड है फ्लैसिड। इसको पढ़ेगा फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? देखिए, यदि कोई चीज फ्लैसिड है, खासतौर पर आपका पार्ट्स ऑफ बॉडी यदि फ्लैसिड है, इसका मतलब है कि वो लटका हुआ है, वो सख्त नहीं है। यदि कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर आपका फ्लैसिड है तो इसका मतलब है कि वो आपका लटक रहा है, टाइट नहीं है। आप इसको सरल भाषा में ऐसे समझें, सॉफ्ट, लूज, सैगी, है ना, सैगी, है ना, इसका मतलब होता है लटका हुआ, झूलता हुआ। चलिए, इसका एंट हो जाएगा फर्म और टाउट। इसका मतलब होता है मजबूत या सख्त। जैसे कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मुलायम, ढीला, जो सख्त ना हो। ठीक है ना। अब जैसे कि आप ऐसे समझे, वृद्धावस्था में क्या होता है? हमारे जितने भी मांसपेशी लटक जाते हैं, तो हमारे जो मांसपेशी को क्या, कौन सा मांसपेशी कहेंगे? फ्लैसिड मसल। लटका हुआ मांसपेशी, ढीला ढाला मांसपेशी को कहेंगे फ्लैसिड मसल। इसी तरह से होता है फ्लैसिड ब्रेस्ट होता है। क्या होता है? ओल्ड एज में जो ब्रेस्ट होता है ना, वो है ना, वो लूज हो जाता है, तो वो उसको हम कहेंगे फ्लैसिड ब्रेस्ट। इसी तरह से जो भी पार्ट ऑफ बॉडी है ना, वो फ्लैसिड अवस्था में चले जाते हैं। चलिए, तो ये कोलोकेशन है ना, फ्लैसिड मसल, फ्लैसिड ब्रेस्ट, फ्लैसिड पेनिस, है ना, ये सब क्या है? ये सारे कोलोकेशंस हैं जो कि फ्लैसिड के साथ इस्तेमाल होते हैं। चलिए, आगे बात को देखा जाए। व्हाट इज फ्लैम्बॉयंट? व्हाट इज फ्लैम्बॉयंट? फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति फ्लैम्बॉयंट है, यानी कि विश्वास से भरा हुआ है, थोड़ा सा दिखला रहा है कि हम विश्वास से भरे हुए, ठीक है ना, थोड़ा उत्साह अपने आप में दिखलाता है। ठीक है ना। चलिए, ओस्टेंटेशस, इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है ओस्टेंटेशस। ओस्टेंटेशस का मतलब होता है जो दिखावा करे किसी चीज का। चलिए, एक्सुबरेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ। लाइवली, वाइब्रेंट, इस सब का मतलब होता है विश्वास से भरा हुआ, उत्साहित, विश्वास से भरा हुआ। इसका कॉमन हिंदी होगा। चलिए, इसका अपोजिट क्या होगा? मोडेस्ट, रेस्ट्रेंट, मतलब संकोची, नियंत्रित, है ना। यदि कोई व्यक्ति विश्वास तो है दिखला नहीं रहा है तो वो मोडेस्ट है, वो रेस्ट्रेंट है। चलिए, इसे एक सेंटेंस से समझा जाए। ही इज ए फ्लैम्बॉयंट, है ना, फिगर। इसका मतलब क्या है? फिगर का मतलब यहाँ पर व्यक्ति समझेंगे। फिगर का मतलब तस्वीर नहीं समझेंगे, यहाँ पर फिगर का मतलब व्यक्ति समझेंगे। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वो एक विश्वास से भरा व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति है जो कि विश्वास से लवरेज है, भरा हुआ है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। पहले इसके पार्ट ऑफ स्पीच को समझें। ठीक है। चलिए, मॉडलिंग का मतलब होता है भावुक। अब भावुक आने के लिए जो अच्छे वर्ड है, इसका यूज ज्यादा नहीं होता है, ये बहुत फॉर्मल वर्ड है। हाँ, भावुक के लिए जो ज्यादा जो यूज के वर्ड है वो है सेंटिमेंटल और इमोशनल। इमोशनल सबसे कॉमन वर्ड है भावुक कहने के लिए। ठीक है। चलिए, इमोशन, इसका नाम क्या होगा? इमोशन, भावना। इमोशन, भावना। चलिए, इसका और एक नाउन बना दे तो सेंटिमेंटल का नाउन क्या हो जाएगा? सेंटीमेंट। सेंटीमेंट मतलब भावना। तो इसके भी यूजेज होते हैं। ठीक है। सेंटीमेंट और इमोशन भी हमारे बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। चलिए, लेकिन भावुक किस मामलों में हम इसका इस्तेमाल करेंगे? इस मॉडलिंग का इस्तेमाल किस मामलों में करेंगे? कोई बुक जो आपको भावुक बना दे, कोई फिल्म जो आपको रुला दे, भावुक बना दे, कोई सॉन्ग जो आपकी आंखों में आंसू ला दे, तो ये सारी जो चीज होती है वो मॉडलिंग होंगे। चलिए, अब जैसे कि मॉडलिंग ट्यून, ट्यून का मतलब धुन। कोई ऐसा धुन है जो कि आपको सैड कर देगी, आपको आंसू निकाल देगी, है ना, कोई गाना का धुन है, और वो भी वो क्या है ना, वो आप यहां से समझ सकते हो भावुक है। भाव मतलब रुलाने वाला एक तरह से है। ठीक है ना। इसी तरह से मॉडलिंग सॉन्ग भी हो सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग आगे देखते हैं। वर्ड है प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म का मतलब क्या होता है ना? किसी की बात जो किताब में है उसको चोरी कर लेना, मतलब कि साहित्यिक चोरी को हम लोग कहते हैं प्लेजियरिज्म। प्लेजियरिज्म क्या होता है ना? कॉपी, देख देख के लिखना किसी को किताब से, किसी के जो उसका ओरिजिनल जो टेक्स्ट बुक है, साहित्य की चोरी करना, इसको सरल भाषा में समझिए, है ना, वो प्लेजियरिज्म कहलाता है। चलिए, पायरेसी। पायरेसी मतलब चोरी होता है, ये तो बहुत फेमस वर्ड है पायरेसी। चलिए, अब मतलब चोरी। चलिए, चोरी विशेष तौर पर, है ना, किताब में लिखी गई बातों का,
आप किसकी किताब में लिखी गई बातों को जो चोरी करके और अपना बना के लिखते हैं तो वो होता है ना प्लेजियरिज्म। और ऐसा व्यक्ति को क्या कहेंगे, जो इस तरह का जो व्यक्ति होगा वो कहलाएगा प्लेजियरिस्ट। वो कहलाएगा प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट का मतलब साहित्यिक चोर, है ना। ये किताबों को, है ना, ये अपनी किताब, अपने नाम से कोई किताब लिखता है और बात उसमें दूसरे की किताबों का होता है, तो इसको कहते हैं प्लेजियरिस्ट, साहित्यिक चोर। चलिए, अब आप इस सेंटेंस से प्लेजियरिज्म को समझ सकते हैं। लेखक पर आरोप है कि उसने किसी दूसरे की किताब की बातों को चुराया है, ऐसे उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ओके, द राइटर इज एक्यूज्ड, है ना। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी, मतलब किसी के द्वारा आरोप लगाया होगा। द राइटर इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग, कमिट मतलब करना, है ना। और क्या करने का आरोप लगाया गया है कि चोरी करने का, साहित्यिक चोरी करने का आरोप लगाया गया है। तो बच्चों ये वर्ड है प्लेजियरिज्म, बहुत यूज का वर्ड है और मतलब कई बार ये सारे के सारे वर्ड्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मैं पहले भी बताया हूं कि इसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, आप उनको जरूर अपने जो भी नोटबुक है उस पर जरूर नोट कर ले। आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको बेनिफिट कुछ मिल पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है पोस्टुलेट। देखिए पोस्टुलेट एक वर्ब है, पार्ट ऑफ स्पीच से वर्ब है। पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है ना, कि किसी चीज का, किसी नियम का, किसी सिद्धांत का प्रतिपादित करना, किसी चीज को सत्य मान लेना, ये पोस्टुलेट होता है। चलिए, सजेस्ट, एक्सेप्ट और पोजिट इसके साइन होंगे। चलिए, एक वाक्य से, है ना, पोस्टुलेट के यूज को हम लोग समझेंगे। दे पोस्टुलेटेड ए 500 ईयर लाइफ स्पैन ऑफ ए प्लास्टिक कंटेनर, है ना। यानी कि उन्होंने क्या प्रतिपादित किया कि कोई भी प्लास्टिक का जो बर्तन है, ठीक है ना, उसका जो लाइफ होता है वो 500 साल का होता है। तो ये उन्होंने पोस्टुलेट किया, ठीक है ना, मतलब प्रतिपादित किया, कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया या किसी चीज को सत्य मानकर वो चले कि कोई भी प्लास्टिक का जो चीज होता है उसका लाइफ जो होता है वो लगभग 500 वर्षों का होता है। चलिए हम लोग बात पे आगे लेके चलते हैं। वर्ड प्रोस्क्राइब, बहुत बढ़िया वर्ड है। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को प्रोस्क्राइब करते हैं, इसका मतलब है कि ऑफिशियल तौर पर आप उसको मना कर देते हैं, एक तरह से बैन कर देते हैं। सार्वजनिक तौर पर मना करने को प्रोस्क्राइब कहते हैं। चलिए, फॉरबिड मना करना, प्रोहिबिट मना करना, बैन मतलब ये होता है रोकना, मना करना। चलिए, इसका एंटो क्या बनेगा, अलाउ और ऑथोराइज, अनुमति देना। चलिए, ऑफिशियल तौर पर मना करना या निषिद्ध करना। चलिए, अब हमको कहना है कि निषिद्ध दवा या प्रतिबंधित दवा, एक ऐसी दवा जिसको ऑफिशियली तौर पर रोक लगा दिया गया है, वो कहलाएगा प्रोस्क्राइब्ड ड्रग, है ना, वो कहलाएगा प्रोस्क्राइब्ड ड्रग। चलिए, एक और वाक्य से, है ना, इस प्रोस्क्राइब को समझा जाए। कि उसने प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने को खारिज कर दिया, मतलब लोगों ने आरोप लगाया था कि वो किसी प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति ने इसको डिनाई किया। चलिए, डिनाइड बिलोंगिंग टू ए प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोस्क्राइब का यूज हम लोग ज्यादातर एडजेक्टिव फॉर्म में करते हैं। देखिए, प्रोस्क्राइब जो है ना, ये वर्ब है, पहले आप इसको ऐसे समझ ले, प्रोस्क्राइब वर्ब है। एडजेक्टिव बनाने के लिए भी क्या करना होता है, आपको पहले भी बताया गया था कि किसी भी वर्ब का अगर हम तीसरा रूप लिख देते हैं तो ये जो वर्ड निकल कर आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। आप प्रोस्क्राइब को वर्ब समझे, मतलब मना करना, निषिद्ध करना। लेकिन इसका अगर कोई एडजेक्टिव बनाने के लिए कहे तो फिर इसका क्या करेंगे, इसमें भी जोड़ देंगे तो ये प्रोस्क्राइब्ड हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्रोस्क्राइब्ड हो जाएगा और प्रोस्क्राइब्ड एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। और भीतरी एक एडजेक्टिव होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नाउन है, नाउन के पहले क्या चाहिए, नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ा, इसका भीतरी करना पड़ा। ड्रग क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले हमें क्या चाहिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, हमने प्रोस्क्राइब लिखा। तो बच्चों प्रोस्क्राइब बहुत ही एक यूज का वर्ड है। चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। वर्ड रिपरकशन। रिपरकशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का खराब जो रिजल्ट होता है, खराब परिणाम होता है, वो रिपरकशन कहलाता है। इसके साइनों में हो जाएंगे कॉन्सिक्वेंस, मतलब बुरा परिणाम को कॉन्सिक्वेंस के रूप में कहेंगे, और रैमिफिकेशन, खराब परिणाम, दुष्परिणाम, खामियाजा। आप इसको ऐसे समझिए, है ना, अगर इतना नहीं समझ में आता है तो खामियाजा जो होता है ना, आपको खामियाजा भुगतना होगा, ठीक है ना। खामियाजा तो यही होता है, रिपरकशन होता है। चलिए, सरकार की गलत आर्थिक नीति का जीडीपी पर गंभीर असर पड़ेगा, ऐसा मानना है। ऐसे लोगों का मानना है कि जो सरकार की जो गलत आर्थिक नीति है ये जीडीपी को प्रभावित करेगी। चलिए, तो गलत के लिए हमने इन शब्द का इस्तेमाल किया है। चलिए, द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार की जो खराब आर्थिक नीति है, विल हैव, है ना, होगा, सीरियस रिपरकशंस, गंभीर दुष्परिणाम होंगे और जीडीपी। चलिए, तो बच्चों ये रिपरकशंस बहुत यूज का वर्ड है और ये सारे वर्ड्स एक बार नहीं कई बार एग्जाम्स तक पूछे जा चुके हैं। चलिए हम लोग बात को देखते हैं। वर्ड है सक्यूलेंट। सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है, रसदार। यदि कोई फल, सब्जी
अगर रसदार है तो वो सक्यूलेंट है, ठीक है ना। चलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, जूसी, सॉफ्ट, लसस, इसको पढ़ेंगे लसस। इस सब का मतलब होता है रसदार। चलिए ड्राई, इसका एंटो हो जाएगा सूखा, है ना। रसदार विशेष तौर पर फल, मांस, ये सारे जो होते रसदार होते हैं। जैसे रसदार सब्जी हमें कहना है, क्या कहेंगे, सक्लेंट, सक्यूलेंट वेजिटेबल्स। हमको कहना है कि मीट, रस वाला मीट, हमको रस वाला मीट कहना है। कौन सा मीट कहेंगे, सक्यूलेंट मीट, और रसदार फल हो जाएगा सक्यूलेंट फ्रूट। तो ये इसके कोलोकेशन है जिसके साथ सक्यूलेंट का यूज होता है। चलिए हम लोग बात को आगे देखते हैं। व्हाट इज ट्रेड्यूस? ट्रेड्यूस का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को ट्रेड्यूस करते हैं, आप उसको बदनाम करते हैं, ठीक है ना। चलिए बदनाम करने के लिए कुछ बहुत बढ़िया वर्ड हमारे पास है, डिफेम, स्लैंडर बदनाम करना, और विलिफाई मतलब बदनाम करना। ये सभी के सभी समझिए कि ये VVI, ये सारे वर्ड्स हैं, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। चलिए सेंटेंस इसे समझा जाए ट्रेड्यूस को। द नाटो इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर पुतिन ऑन एनी ग्राउंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जो नाटो है, जो नाटो जो देशों का समूह है, लीव, देखिए एक इसमें इडियम इस्तेमाल किया गया है, लीव नो स्टोन, बहुत अच्छा ये इडियम है, बहुत अच्छा इडियम है, अनटर्न्ड। इस सेंटेंस में इडियम का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब होता है, अगर हिंदी अगर कहें तो कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कसर नहीं छोड़ना, ये कहलाता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। चलिए यानी कि हर संभव कोशिश करना, हर संभव प्रयास करना। चलिए द नाटो इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड इंट्रोड्यूसिंग मिस्टर पुतिन। इसका मतलब क्या निकालेंगे कि मिस्टर पुतिन को बदनाम करने में जो नाटो देश है वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। और किसी ऑन एनी ग्राउंड, बदनाम किसी भी स्तर पर करना है, किसी भी कारण से इनको बदनाम करना है ना, किसी भी आधार पर इनको बदनाम करना है, उस बदनाम करने के प्रयास को इन्होंने कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ा है उसको करने में। चलिए तो बच्चों ये ट्रेड्यूस का मतलब होता है बदनाम करना, विलिफाई, डिफेम आना, इसके अच्छे सिनोनिम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेनाल, भेनाल का मतलब क्या होता है? देखिए यदि कोई व्यक्ति भेनाल है, यानी कि घूस लेने के लिए हाथ बढ़ा देता है, घूसखोर है, एकदम ये समझिए कि भ्रष्ट घूसखोर है, जो पैसा लेकर अनैतिक कार्य करे, वो भेनाल कहलाता है। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, करप्ट। आप तो समझते हैं करप्ट का मतलब भ्रष्ट, भ्रष्ट, ओपन टू ब्राइबरी, यानी कि जो घूस लेने के लिए हाथ बढ़ा देते, घूस लेने के लिए खुला हुआ हो, बैठा हूं, है ना, जिसको जो काम करवाना है आ जाए, लेकिन पैसा लेकर आना। तो ये जो होते हैं ना, ये जो अधिकारी होते हैं ना, भेनाल होते हैं। चलिए डिसऑनेस्ट, बेईमान। चलिए इसे एक सेंटेंस से समझा जाए, है ना। एक फ्रेज है, भेनाल ऑफिसर, भ्रष्ट अधिकारी, भेनाल रिजाइन, है ना, भ्रष्ट शासन, ठीक है ना, किसी का व्यक्ति का हो सकता है ना भ्रष्ट शासन, इसको कहेंगे भेनाल रिजाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड वेनियल, वेनियल का मतलब क्या होता है? यदि कोई अपराध, कोई पाप यदि वेनियल है, यानी कि वह क्षमा करने योग्य है ना, क्षम्य, इसका हिंदी का क्षम्य। अगर कोई अपराध है ना, अगर वेनियल है, यानी कि वो माइनर अपराध है, उसको आप क्षमा कर सकते हैं। चलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, फॉरगिवेबल, पार्डनेबल, है ना। वैसा अपराध, पाप, है ना, या कार्य जिसे क्षमा किया जा सके, क्षम्य, इसका जो शुद्ध होता है क्षम्य होता है। जैसे कि अगर हमको क्षम्य पाप, एक वैसा पाप, पाप तो हो गया है, लेकिन उस पाप को क्षमा किया जा सकता है, तो वो कौन सा पाप होगा, वेनियल सिन होगा। इसी तरह से जो मिस्टेक होगा वो कौन सा मिस्टेक होगा, वेनियल मिस्टेक होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 16 वर्ड्स को हम लोगों ने देखा है, जो कि 8वीं के वर्ड 5 के लेसन 4 से दिया गया है। जिस वर्ड के लिए मतलब जिस वर्ड को अनावश्यक समझा गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, मतलब उसको छोड़ दिया गया है। तो बच्चों आज का ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।